Very good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we are reading our chapter sectors of the economy, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, वो कैसे होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं. अब हम आगे कंपैरिजन करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में किस सेक्टर का हिस्टोरिकली ग्रोथ हुआ, किसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, किसका कम हुआ है, एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैलकुलेट आवर जीडीपी, या हमारी अर्थव्यवस्था का साइज भी उसको कह सकते हैं, उसको हम पता करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट. तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमने पिछले जो पार्ट है उसमें पढ़ा था कि सभी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे सवाल है कि सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही क्यों कैलकुलेट करें. तो इसका कारण ये है कि बिकॉज व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज द इंटरमीडिएट गुड्स एंड देयर वैल्यू इज ऑलरेडी बीइंग कैलकुलेटेड. कैसे? Therefore, we consider the value of all intermediate and final goods. Then we will be counting the value of intermediate goods twice. अगर हम जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यूएशन में अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी दोबारा से गिनेंगे तो फिर दो बार हम एक ही चीज़ की काउंटिंग को, कैलकुलेशन को कंसिडर कर लेंगे. आइए आसान भाषा में समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है. जैसे कि समझते हैं स्टार्टिंग से, एक फार्मर ने वीट उगाया है और वो वीट को 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में बेच रहा है. उसके बाद एक ग्राइंडिंग मिल में उसको बेचा जाता है और जो मिल का मालिक है वो 10 रुपये प्रति केजी पे उसी गेहूं को किसको बेच रहा है? एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को. बिस्किट बनाने वाली कंपनी अलग अलग प्रोसेसेस से और कंपोनेंट्स उसमें ऐड करती है आटे में, फ्लोर में, और उसके बाद उसकी टोटल वैल्यू बढ़ के हो जाती है 60 रुपीज़. तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 8 रुपये से, और अब कहाँ पर पहुँच चुकी है? ₹60 पर केजी. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वैल्यू एडिशन करते जाते हैं किसी रॉ मटेरियल में, उस रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ती जाती है और अंत में उसकी फाइनल वैल्यू आती है. अगर हम 60 रुपये बिस्किट के ऐड कर लें और 10 रुपये फ्लोर के ऐड करें, उसके बाद 8 रुपये गेहूं के ऐड करें, तो ये टोटल ₹78 हो जाएगा. पर रियलिटी क्या है कि कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसमें सिर्फ टोटल वैल्यू कितनी है? 60 रुपीज़. तो इसीलिए हम हमेशा जो टोटल वैल्यू है किसी भी गुड या सर्विसेज की, उसको मिलाते हैं. Therefore, the value of wheat and flour is already included in the final value of the biscuit. हिस्टोरिकल चेंजेस की अगर हम बात करें, यानी कि इतिहास में क्या क्या बदलाव आए हमारी अर्थव्यवस्था में, तो अगर हम पिछले 50-60 साल का कंपैरिजन करें तो हमें ये मालूम चलेगा कि द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर. ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि आज जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एटसेट्रा, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं भी पहले प्राइमरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड. पर कई सौ साल पहले जो विकसित हुई नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स, एडवांसमेंट हुआ, उससे जो प्रोडक्शन का जो कार्य है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उससे प्रोडक्शन का जो काम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट हो गई ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं. उसके बाद क्या हुआ? लगभग पिछले 100 साल से देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ इन टर्शरी सेक्टर. क्यों? बिकॉज पीपल हु आर एसोसिएटेड इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज हैव became very important in making people's life more comfortable and convenient. पिछले 100 साल में और हमारे देश में लगभग पिछले 40 साल में जो टर्शरी सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, क्योंकि हमारे देश के लोगों की जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, जो परचेजिंग पावर है, जो अर्निंग कैपेसिटी है, वो बढ़ गई है एज कम्पेयर टू 30-40 ईयर्स अगो. तो इससे क्या हुआ है, हमें अब और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं चाहिए लोगों को
क्योंकि वो उनको अचीव कर पा रहे हैं, अर्न कर सकते हैं, उन सुविधाओं को लेने के लिए वो सशक्त हैं. दे हैव गॉट द मनी टू बाय दो सर्विसेज. दैट इज वाई मोर एंड मोर सर्विसेज ऑफ द टर्शियरी सेक्टर आर कमिंग अप. अब एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे, जिसमें 1973-74 और 2013-14 का एक कंपैरिजन है. शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी इन परसेंटेज. तो देखिए 73-74 में लगभग 40% हिस्सा था प्राइमरी का, वहीं लगभग 50% हिस्सा था टर्शियरी सेक्टर का. परंतु अगर आज इसका कंपैरिजन करें आप, तो लगभग 70% हिस्सा है टर्शियरी सेक्टर का और लगभग 12 से 15% हिस्सा है प्राइमरी सेक्टर का. तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन में, अगर आप कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम वैल्यू एडिशन इस समय कर रहा है हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसको आप कह सकते हैं. और जो टर्शियरी सेक्टर है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग द मैक्सिमम अराउंड 2/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर. कुछ सवाल है जो आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, ग्राफ भी आपकी बुक में है. विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 73-74? 1973-74 में लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा था? प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप बात करें तो लगभग बराबर हैं प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर, पर टर्शियरी सेक्टर फिर भी थोड़ा बड़ा है. अब अगर आगे बात करें, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर इमर्ज हुआ है ओवर द इयर्स. विच सेक्टर हैज ग्रोन मोस्ट इन द पास्ट 40 years? सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर की हुई है? तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है पिछले 40 साल में. व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14? सो द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज 2.05 ट्रिलियन USD इन द ईयर 2014. अब अगर हम बात करें राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर की, क्या कारण रहे जिनकी वजह से जो टर्शियरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया पिछले 40 साल में? ओवर द पास्ट 40 years ऑल सेक्टर्स हैव ग्रोन बट द टर्शियरी सेक्टर हैज ग्रोन द फास्टेस्ट. हमारे सभी सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 40 साल में, परंतु जो टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर है, सेवा का जो क्षेत्र है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है. द टर्शियरी सेक्टर हैज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. आइए अब कुछ कारण देख लेते हैं कि क्यों जो टर्शियरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा बढ़ा. इन अ कंट्री देयर नीड्स टू बी डेवलपमेंट ऑफ सब बेसिक सर्विसेज. सबसे पहली बात ये कि कुछ जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका विकास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक देश में जब वो विकसित हो रहा है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, इसके अलावा पुलिस स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एसेट्रा. तो सबसे पहला कारण क्या है कि बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, सेवाएं हैं, उनका विकास होना ज़रूरी था, तो उनका विकास हुआ. दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज एसेट्रा. जैसे जैसे प्राइमरी और स्पेशली सेकेंडरी सेक्टर का विकास होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी सेवाओं की आवश्यकता होती है. तो जैसे ही हमारे सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ी और प्राइमरी सेक्टर में, उसके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग, इनकी ज़रूरत महसूस हुई और ये भी बढ़ी उसके साथ. तीसरा कारण क्या है? एज द इनकम लेवल राइजेज, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग सर्विसेज लाइक रेस्टोरेंट, टूरिज्म, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एसेट्रा. जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, इसके साथ साथ वो नई नई सुविधाएं जिससे जीवन आसान हो, कन्वीनियंट हो, ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत होती है हमारे देश में भी. इसीलिए इन सुविधाओं की जो ग्रोथ है वो इतनी तेजी से हुई. उसके बाद अगर हम बात करें चौथे इम्पॉर्टेंट रीज़न की, तो पास्ट के कुछ डेकेड में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ हमारे देश में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो भी बढ़ी हैं. तो इस चीज़ के साथ हम ये कह सकते हैं कि 4 प्रमुख कारण
जो टर्शरी सेक्टर के बढ़ने के हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पर ये जो विकास है टर्शरी सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का, ये हर जगह एक समान नहीं रहा है। ऐसे काम जिसमें कैजुअल लेबरर्स हैं या जिसमें अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, उन लोगों की जो स्तर है, जीवन का जो स्तर है, जो आय है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितना कि और जो लग्जरी सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, जैसे होटल्स है, जैसे कि सिनेमा है या मल्टीप्लेक्स मॉल्स हैं, उनका स्टेटस, उनकी इनकम जितनी तेज़ी से बढ़ी है उतनी तेज़ी से एक एग्रीकल्चरल लेबरर जो कि अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके अलावा और भी लोग जैसे पेटी वर्कर्स जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। अब आगे अगर बात करें शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, अभी तक तो हमने शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी देख लिया, जिसमें लगभग 70% शेयर हमारे सर्विस सेक्टर का है। हमारी इकॉनमी कोरोना आने से पहले या जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसकी अगर बात करें तो लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो 2013-14 में 2.05 ट्रिलियन डॉलर्स पे थी। तो हमारी इकॉनमी लगातार बढ़ रही है। पर इस साल जैसा कि हम सबको पता है, पहला जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, उसका जो डाटा आया है उसमें लगभग -24% का डिक्लाइन हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक और बार ग्राफ आप देख सकते हैं कंपैरेटिव, जिसमें 1972-73 में एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो लगभग 75%, लगभग 3/4 जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे और वहीं सिर्फ 15 और 11% टर्शरी सेक्टर में। उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करें उससे लगभग 10 साल बाद का, उससे लगभग 30 साल बाद का, तो 40 साल बाद का, हम ये देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है परंतु अभी भी हाईएस्ट एम्प्लॉयर है। पर वहीं अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टर्शरी सेक्टर लगभग 70% कंट्रीब्यूशन कर रहा है पर उसमें एम्प्लॉयमेंट ओनली 1/4 है। तो हमें यह देखने को मिलता है कि वैल्यू तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है टर्शरी सेक्टर के और सेकेंडरी सेक्टर की, परंतु उसमें एम्प्लॉयमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 है उसमें आधे लोग अभी भी एम्प्लॉयड हैं। इट शोज़ दैट मोर पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड, बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी कि जितना काम वो, जितना आउटपुट वो दे सकते हैं उससे कम आउटपुट वो दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इनके कारण के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। There were not enough jobs created in the secondary and the tertiary sector. While the production of goods has increased 9 times, employment grew only 3 times. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? Secondary sector की। While the sector grew around 14 times, employment has grown only 5 times. इसी के अलावा अगर आप टर्शरी सेक्टर की बात करें तो 14 गुना ये पिछले कई सालों में बढ़ गया है, पर 5 गुना ही सिर्फ नौकरियां इसमें बढ़ी हैं। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलता है, वैसे तो हमें लेबरर्स में भी और भी छोटे मोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम है उसमें भी हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, पर बहुत क्लियरली अंडर एम्प्लॉयमेंट हमें देखने मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इट शोज दैट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स आर स्टिल वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर which contributes only 1/4 of the total GDP. लगभग आधे और उससे ज़्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, पर उसकी टोटल वैल्यू सिर्फ 1/4, 1/4 है हमारे GDP में, सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। It means people are underemployed in the primary sector, that is their full potential is not utilized. इसका मतलब ये है कि इनके लोगों के जो फुल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। लक्ष्मी जो कि एक फार्मर है, लक्ष्मी हैज 2 hectares of unirrigated land and grows crops like जवार, अरहर एटसेट्रा। तो लक्ष्मी के पास लगभग 2 हेक्टेयर का एक फील्ड है जिसमें एम्प्लॉयमेंट की इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड, लगभग उसके 5 फैमिली मेम्बर्स उसमें एम्प्लॉयड हैं। परंतु अगर 1 या 2 व्यक्ति भी वहाँ पे काम करें तो वो सारा काम आसानी से मैनेज किया जा सकता है। All the 5 members of our family work on the field throughout the year because they have no other job. और
सारे साल वो लोग कुछ ना कुछ काम अपने ही फील्ड पे करते रहते हैं, परंतु अगर उनमें से कुछ लोग कहीं और काम करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। दो ईच वन ऑफ इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो एक ऐसा काम जिसमें कम व्यक्ति की ज़रूरत है और वहाँ पे हमने ज़्यादा इंसानों को लगा रखा है, तो उन सब का जो पूरा पोटेंशियल है उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें वी आर नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज द वर्किंग पोटेंशियल, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, दिस सिचुएशन इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ज़्यादातर हमें ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने मिलती है। When more people are employed in a work than required, it is case of underemployment. This kind of underemployment is generally seen in the agricultural sector, and the underemployment in agricultural sector is often referred to as disguised unemployment. तो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें ज़्यादा लोगों को हमने लगा रखा है एक पर्टिकुलर काम के लिए और उनका पोटेंशियल हम वेस्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? क्योंकि देखने से ये लगता है कि वो सभी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी को काम मिला हुआ है, परंतु उनमें से ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हैं क्योंकि वो अपने पूरे काम की जो उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स कम टू द असाइनमेंट पार्ट। Question number 1. Why should we consider only the final value of goods and services while calculating GDP? Question number 2. Give reasons why the tertiary sector has grown at such a fast pace in the past 40 years. Question number 3. Which sector contributes most to the GDP in terms of production and in terms of unemployment? Question number 4. What is disguised unemployment? Give example in support of your answer. And question number 5, why should we worry about underemployment? हमें क्यों चिंता करनी चाहिए underemployment की परिस्थिति की? I hope you understood today's topics well. If they were informative, please like the video, share it with others so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest updates on more informative videos. Also press the bell icon for more updates. Thank you and have a nice day.